नमस्कार प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी बाई टेक्स्ट बुक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजत आज आपके बीच लेके आ रहा हूं बहुत ही ज्वलंत और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे सरक्रीक विवाद के बारे में। क्या है सरक्रीक डिस्प्यूट? आप सभी को पता है, पहलगाम अटैक के बाद दोनों ही सरकारें, इंडिया और पाकिस्तान, एक दूसरे पर भर भर के आरोप लगा रहे हैं और बहुत से डिसीजंस भी लिए गए इसमें, जैसे कि आपकी इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो कैंसिल इंडिया ने कर दी। इंडिया ने जितना भी आपका सार्क वीजा था वो कैंसिल कर दिया और भी बहुत सारे डिसीजंस इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसी के काउंटर अटैक में पाकिस्तान ने भी सार्क वीजा कैंसिल कर दिया, उसने आपका बाघा बॉर्डर कैंसिल कर दिया, एयर क्लोज कर दिया, एयर जो स्पेस था पाकिस्तान का वो इंडिया के लिए उसने बंद कर दिया। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, बहुत सारे फैसले ले रहे हैं। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं, जहां दोनों देश एक दूसरे से लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और कोई एक निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा। जैसे आप सभी को पता है कि पीओके तो जग चर्चित है ही, जग जाहिर है ही। पीओके के बारे में हर कोई जानता है कि भाई पीओके पर पाकिस्तान का अनाधिकृत कब्जा है, जबकि महाराजा हरि सिंह ने उसको ऑफिशियली इंडिया को सौंप दिया था। तो ऐसे ही एक और विवाद है, सरक्रीक विवाद। कहां पर है, कैसे है, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देर के। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सरक्रीक आखिर है क्या और इसकी इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है सरक्रीक, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और इसकी ज्योग्राफिकल, बायोलॉजिकल, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस क्या क्या है। तो सरक्रीक जो है वो गुजरात में है। स्पेशली कहां पर है? गुजरात स्टेट में है, कच्छ के रन में, रन ऑफ कच्छ में है। और ये 96 किलोमीटर की एक लंबी जल पट्टी है, यानी एक वाटर स्ट्रिप है 96 किलोमीटर की, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, जब आप मैप पे देखोगे तो यहां जो ग्रीन कलर में है ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान की टेरिटरी है, और जो आपकी ग्रे कलर में है वो इंडिया की गुजरात स्टेट है। यहां पर रन ऑफ कच्छ है, और रन ऑफ कच्छ में आपको पता है लूनी रिवर जो है, जो राजस्थान से बहते हुए जाती है, एक ब्रैकिस वाटर रिवर है, ये वहां पर जाकर के सूखती और एक दलदल बनाती है। उन्हीं में एक पुरानी नदी है, ओरिजिनली हम उसको बाण गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बाण गंगा। ठीक है, तो ये बाण गंगा रिवर जो थी, इस बाण गंगा का रिवर जो है वो इस तरह से रिवर माउथ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये बाण गंगा रिवर है। इसको आगे चल के सीरी रिवर भी कहा गया, तो इसका नाम सर क्रीक पड़ गया। तो जो सरक्रीक है एक्चुअली ये रन ऑफ कच्छ और उधर सिंध प्रांत जो पाकिस्तान का है बॉर्डर, उसके बीच एक बॉर्डर का काम करता है। इसके काफी सारी इंपोर्टेंस है, जैसे कि ये लार्जेस्ट फिशिंग सोर्स इन एशिया है। तो एशिया के अंदर में ये बहुत बड़ा फिशिंग सोर्स है। वैसे तो आपको पता है फिशिंग में चाइना फर्स्ट है, और फिशिंग को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो लार्जेस्ट फिशिंग सोर्स है एशिया का। ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर फिशिंग के रिसोर्सेज है, या फिशिंग यहां पर हो सकता है। दूसरी इसकी मेन इंपोर्टेंस जो है वो क्या है? पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड गैस। ये एक इकोनॉमिकल पर्पज हो गया। आप सोच सकते हो कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के यहां पर बहुत सारे रिजर्वायर हैं और पॉसिबिलिटीज है। अभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया जा सका है क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है। अगर ये डिस्प्यूट सुलझ जाए, ये जो विवाद है वो सुलझ जाए, तो हमें यहां पर नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल के बहुत सारे रिजर्वायर मिल सकते हैं, और जिनको हम आगे चल के अपने एनर्जी रिसोर्सेज में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इसका एक इकोनॉमिकल कह सकते हो कि इंपोर्टेंस है, और इसका एक इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस भी है। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस क्या है कि ये एक वेटलैंड है, ये एक आर्द्र भूमि है, और वेटलैंड होने के नाते बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, प्रवासी पक्षी जो होते हैं, वो सर्दियों के मौसम में यहां पर आ जाते हैं। खास करके साइबेरियाई पक्षी जो इंडिया का रुख करते हैं जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तब। तो फ्लैमिंगो उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा फेमस होता है। तो काफी सारे फ्लैमिंगो बर्ड्स जो है वो यहां पर इकट्ठे होते हैं सर्दियों में। तो आपने देखा कि इंपोर्टेंस इसकी ज्योग्राफिकल भी है, इंपोर्टेंस इसकी इकोनॉमिकल भी है, इंपोर्टेंस इसकी इकोलॉजिकल भी है।
अब ये विवाद कहां से पैदा हुआ, कैसे जनरेट हुआ, क्या चीजें थी, अभी क्या चल रहा है, वो सारी चीजें हम लोग अब जानेंगे यहां पे। दरअसल है क्या कि यहां पर जो आपका सरक्रीक है, पहले ये पूरा का पूरा इंडिया में हुआ करता था और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। ये हमारी इंडिया की कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन के बाद ये पार्ट चला गया पाकिस्तान, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था वो पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान और गुजरात के बीच का जो बॉर्डर बना वो ये सरक्रीक बना, ठीक है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इस पर अपना दावा ठोक दिया, जिसको हम रेड किए दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ईस्टर्न कोस्ट है इसका क्रीक का, पाकिस्तान का कहना है कि ये पूरी क्रीक मेरी है, इसमें हम अपने फिशिंग करेंगे आराम से, हमारे जो वोटिंग होगी वो भी इसमें होगी, हमारी जो फिशिंग बोट होंगी वो इसमें चलेंगी, जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम कंज्यूम करेंगे, ऐसा पाकिस्तान चाह रहा है। लेकिन इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने कहा है कि भाई देखो इतना पूरा आपको कैसे दे दें, क्योंकि जो थलवेग सिद्धांत है, जो थलवेग प्रिंसिपल है, एक्चुअली थलवेग प्रिंसिपल एक थलवेग टर्म से आया है और ये थलवेग जो है वो नदी का सबसे बेस होता है, नदी का कह सकते हो कि लोअर मोस्ट पॉइंट जो होता है, जहां पर वाटर स्ट्रीम बहुत ज्यादा तेज चलती है, जहां पर पानी की धारा बहुत तेज होती है, उसको थल वेग बोला जाता है। तो ये थल वेग प्रिंसिपल होता है जो कहता है कि अगर कोई भी दो कंट्री है और उनके बीच कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ये कंट्री ए है और ये कोई कंट्री बी है, उनके बीच में सपोज ये कोई रिवर है, कोई वाटर बॉडी है, तो इन दोनों में जो वाटर बाउंड्री होगी वो इसका बीच का पॉइंट होगा, जिसको हम थलवेग कहेंगे। तो ये बीच की जो होगी वही क्या होगी? वाटर बाउंड्री होगी। ये थलवेग सिद्धांत कहता है, ये थलवेग प्रिंसिपल कहता है। तो हमारा इंडिया जो है वो इस थलवेग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इंडिया कहता है कि हम थलवेग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हमें आधा हिस्सा चाहिए इस सरक्रीक का। तो ये तो इंडिया का हो गया। जब 1925 में बाउंड्री डिसाइड की गई तो इंडिया ने इसी थलवेग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन पाकिस्तान इस बात से सहमत नहीं है। पाकिस्तान कह रहा भाई थलवेग सिद्धांत हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते थलवेग सिद्धांत? पाकिस्तान कहता है कि थलवेग सिद्धांत जो है वो वाटर बॉडी पर फॉलो होता है। वाटर बॉडी का मतलब है रिवर है, ओशन है, सी है या स्टेट है, चैनल है, ऐसा कुछ। लेकिन भाई ये जो सरक्रीक है ये रिवर तो है ही नहीं। वो कह रहा है कि ये एक दलदल है। वो क्या कह रहा है कि ये एक दलदल है, ये नेविगेबल नहीं है, ठीक है। रिवर, सी, ओशन का मतलब होता है कि वो नेविगेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नेविगेबल होना चाहिए। नेविगेबल का मतलब नौगम्य होना चाहिए, वहां नाव चलाई जा सके। तो वो कहता है कि भाई इसमें नाव तो चलाई नहीं जा सकती है, ये नौकायन योग्य तो है नहीं, तो हम यहां पर थलवेग प्रिंसिपल क्यों लगा रहे हैं? भाई थलवेग प्रिंसिपल तो वही लगेगा ना जहां पे नाव चलाई जा सके, जो नेविगेबल हो। तो इंडिया कहता है कि भाई ठीक है, तेरी बात ठीक है, तू जो कह रहा है वो सही है कि इसमें नाव नहीं चलाई जा सकती। हाँ, 12 महीने नहीं चलाई जा सकती, लेकिन जब मॉनसून सीजन होता है, जब बारिश होती है, या फिर जब यहां पर टाइड्स आते हैं, जब यहां पर क्या आता है? टाइड्स आते हैं, तो टाइड्स के टाइम पर जो बोट्स होते हैं वो बड़े आराम से इसमें अपने मछुआरे लेकर के जाते हैं। जो फिशरमैन होते हैं वो अपनी बोट्स इसमें उतार लेते हैं। क्यों? टाइड्स में जब हाई टाइड होता है तो हाई टाइड के टाइम पे इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आ जाता है और फिर हम इसमें बोटिंग कर सकते हैं, ये नेविगेबल हो जाती है। तो आपको पता है कि एक दिन में 2 बार टाइड्स होता है, ठीक है, 2 बार हाई टाइड होगा, 2 बार लो टाइड होगा। तो जब 2 बार होगा तो 2 बार तो इसमें दिन में नाव चलाई जा सकती है ना, तो ये नेविगेबल हो गया। हर टाइम नेविगेबल नहीं है, लेकिन टाइड्स के टाइम पर मॉनसून सीजन में 2 टाइम तो ये नेविगेबल रहता है। इसका मतलब कि ये यहां पर हम थलवेग प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो दोनों कंट्री इस बात को लेकर के एक दूसरे को घेर रहे हैं। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, ये डिस्प्यूट अभी भी वैसा के वैसे ही चल रहा है, बस बातचीत चल रही है। और डिस्प्यूटेड होने की वजह से जो भी यहाँ की इंपॉर्टेंस है, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफिकल हो, उसकी कोई भी फायदा, कोई भी
जो कह सकते हो कि प्रॉफिट जो है वो कोई भी देश नहीं ले पा रहा है, यहाँ के रिसोर्सेज को हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है सरक्रीक विवाद। अब ये सरक्रीक विवाद उठा कैसे था? सबसे पहले तो बात थी 1908 की। बात कब कब की थी? तो बात थी 1908 की, 1908 ईस्वी की बात थी। 1908 में क्या होता है कि एक कच्छ के महाराजा थे, उस प्रिंसली स्टेट के महाराजा थे जिनका नाम था महाराव। तो जो राव महाराजा थे उन्होंने वहां के जो रिसोर्सेज थे, कह सकते हो लकड़ियां जो वहां पर फॉरेस्ट की थी, वो इकट्ठा करनी चाहिए। तो सिंध के राजा ने उनको चैलेंज कर दिया कि भाई ये लकड़ियां हमारी हैं, ये तुम्हारी नहीं है। वहीं से 1908 से ये जो विवाद था, जो डिस्प्यूट था, वो सामने आया। और जब वो डिस्प्यूट सामने आया तो एक बंबई सरकार का संकल्प साइन हुआ, बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कहा जाता है 1940 में। और बॉम्बे गवर्नमेंट का जो रेजोल्यूशन था, उसी ने ये ईस्टर्न बाउंड्री तक पाकिस्तान का अधिकार माना था, उसी ने सिंध प्रांत का अधिकार माना था, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान तो था नहीं। तो उस टाइम पर जो ईस्टर्न बाउंड्री है, यहां तक किसका अधिकार माना गया था? यहां तक इसका अधिकार माना गया था सिंध का। ठीक है, तो जो 1914 का रेजोल्यूशन है, बॉम्बे रेजोल्यूशन, ये बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन 1940 में कहता है कि जो ईस्टर्न बाउंड्री है आपके सरक्रीक की, वो सिंध प्रांत की है। यानी सिंध का महाराजा ठीक है, वो अपनी जगह पर अगर रिसोर्सेज को आपको नहीं यूज करने दे रहा तो आपको उधर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी जो क्रीक है वो किसकी है? वो सिंध की है। तो पाकिस्तान इसी बॉम्बे सरकार संकल्प को, बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि जो 1914 में डिसीजन हो गया था, उस टाइम पर जो बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आ चुका था, हम उसी के अकॉर्डिंग रहेंगे, हम इस थलवेग प्रिंसिपल को नहीं मानेंगे। जबकि इंडिया जो है वो थलवेग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस बात से सहमत है कि हमें थलवेग के अकॉर्डिंग इसका आधा हिस्सा जो नदी या किसी भी वाटर बॉडी में पड़ोसी देश का होता है, वो हमें हमारा यहां पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका सरक्रीक विवाद, जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। आई होप आप सभी को बहुत बेस्ट लगा होगा, समझ में पूरा आया होगा सरक्रीक विवाद कौन कौन सी जगह पर है, क्या नहीं है। आपने इतना सब कुछ समझने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच। और डेली स्टडी के लिए जुड़े रहे CUET PG के साथ, ताकि आपको 2026 में आपकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी मिल सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।